Good morning, students. How are you? Fine. Okay. So last lecture finished. देख लिया सबने? Confirm? Okay. तो अभी आज नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं. 3 टॉपिक बाकी है. ऑलमोस्ट आज हो जाएगा. आई होप सो. एटलीस्ट 2 टॉपिक तो हो ही जाएंगे अच्छे से. ठीक है. फिर देखते हैं क्या होता है. डन. तो सबसे पहले अभी हम करने वाले हैं स्प्रिंग के लिए टॉपिक करने वाले हैं. Oscillation due to spring. ओके. टेक्स्ट में डायरेक्ट लिखा है, हमें ऐसा नहीं करना है. चलो ये था हमारा डायग्राम. भी एक स्प्रिंग रखी है, ये मास है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब अभी जो है वो इक्विलिब्रियम में. ठीक है. अभी मैं उसको सपोज खींच रहा हूं ऐसे जोर से, तो उसके बाद मैं छोड़ दूंगा तो सबसे पहले क्या करेगा, वो बैंड होगा, बहुत कम ऐसे अंदर चला जाएगा और उसके बाद बाहर जाएगा और फिर थोड़ी देर बाद वो स्टेडी होगा. तो जितना अंदर जाएगा इट्स अ मिनिमम एम्पलीट्यूड, जितना बाहर जाएगा इट्स अ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. इसलिए माइनस है और प्लस से लिखा है. ठीक है. तो सबसे पहले F इक्वल टू माइनस के एक्स, ये तो फॉर्मूला है हमारे पास, स्प्रिंग कांस्टेंट. ठीक है. और F की दूसरी फॉर्मूला ma. ओके. तो इस चैप्टर में एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या है, ओमेगा स्क्वायर वाई, लेकिन अभी यहां पे हम ले रहे हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स, और वो भी माइनस में. क्यों? क्योंकि जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो वो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसलिए ये माइनस इंडिकेट किया है. तो चलो अभी दोनों को कंपेयर कर रहे हैं. चलो अभी कुछ कट होगा, एक्स एक्स कट, माइनस माइनस कट, तो बचेगा क्या, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाय एम. ठीक है. तो ओमेगा की जगह पे के बाय एम अंडर रूट में 2 पाई बाय टी. सो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के बाय एम और एम बाय के. ये फाइनल आंसर है हमारा. टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाय के. ये मिक्स मत करना, ये गलती से भी ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाय के. एम ऊपर है और के नीचे है, गलती से भी उल्टा सुल्टा हो गया ना तो आप भी उल्टे सुल्टे हो जाएंगे, आपके मार्क्स भी, है ना. तो ये ध्यान रखना. कंफर्म. देख लो जल्दी. ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग, टेक्स्ट में सिर्फ 2 ही लिखे हैं. उसके बाद ये, और ये शायद लिखा हो तो 1 2 एंड 3, बस फिनिश. लेकिन हमें ऐसे फिनिश नहीं करना है, लेकिन नन्ना हम फिनिश हो जाएंगे, हमें बहुत अच्छे से लिखना है. ओके. अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग यू? श्योर. 100% लॉक किया जाए. ओके. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज द फोर्स ऑसिलेशन, नहीं सॉरी डैम्प ऑसिलेशन. भाई डैम्प ऑसिलेशन मतलब क्या, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैम्प ऑसिलेशन? If we start the oscillation, the energy decreases gradually. Okay, such type of oscillation is known as damp oscillation. भाई ऐसा मुझे oscillation का एग्जांपल दो कि जैसा ही oscillation स्टार्ट होगा ना उसकी वैल्यू डिक्रीज ही होगी. नॉर्मली क्या होता है कि चलो हम oscillation दे रहे हैं, आपके घर पे सपोज आपने ऐसे पेंडुलम है या फिर स्कूल पे जाके हमने प्रैक्टिकल किया और आपने ऑसिलेशन दिया, तो इनिशियल में तो इंक्रीज ही होगा भाई, बहुत जोर से जाएगा, फिर धीरे 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 स्टेडी. तो क्या हुआ, मैक्सिमम, देन डिक्रीज, देन जीरो. इट्स अ नॉर्मल ऑसिलेशन.
लेकिन डैम्प ऑसिलेशन मतलब क्या, पहले से ही उसकी वैल्यू डिक्रीजिंग पोजीशन में हो जाएगी। तो ये ऐसा कौन सा एग्जांपल है भाई, सोचना पड़ेगा भाई, थिंको भाई, एनी आइडिया? यस, नो, ठीक है चलो, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना वो एग्जांपल ध्यान से, डैम्प ऑसिलेशन के, कि चलो भाई एक स्प्रिंग है, उसके नीचे हमने एक मास रखा है, अगर हम उसको ऑसिलेशन देंगे तो इनिशियली तो वो इंक्रीज ही होगा, फिर धीरे 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 डिक्रीज होके स्टेडी, ओके। लेकिन अगर हमने वही का वही पूरा का पूरा पोर्शन अगर एक किसी लिक्विड के अंदर रख दिया, हमने वाटर के अंदर, तो क्या होगा, तो वो रेजिस्टिव फोर्स उसको अपोज करेगा उसके मोशन को, तो पहले से उसकी स्पीड डिक्रीज में ही चलेगी। जो इंक्रीज वाला पोर्शन है वो उसके नसीब में होगा ही नहीं, क्योंकि वो रेजिस्टिव फोर्स करेगा ना। अगर आप, एक सिंपल लॉजिक है, अगर आप रोड पे जा रहे हैं और उस दिन विंड आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाता है, बहुत बहुत पानी निकलता है और बहुत फोर्स लगता है, ओके। लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन में है तो स्मूथली जाएंगे। सपोज आप साइकिल चला रहे हैं, ओके, तो अगर आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो बहुत पेंडल मारने पड़ेंगे, लेकिन आपकी डायरेक्शन में है तो इजीली स्मूथली जाएंगे आप, ओके। तो वही हुआ कि अभी पहले जो पेंडुलम हो रहा था नॉर्मल कंडीशन में था, लेकिन अगर हम उसको लिक्विड के अंदर डालेंगे तो वो रेजिस्ट करेगा, उसको अपोज करेगा, तो पहले से वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग पोर्शन में ही हो जाएगा। तो उसके लिए अभी पूरी थियरी लिखनी है हमें, ठीक है। तो लिख रहे हैं, थियरी स्टार्ट कर रहे हैं, रीडिंग लगा देना आप लोग, मैं भी लगाऊंगा, ऐसा नहीं है कि आपको ही बोला मैंने। डैम्प ऑसिलेशन, भाई ये भी आप लोग लिखते रहना। टेक्स्ट बुक में पूरा अलग डायग्राम दिया उन्होंने, वहां पे लिक्विड यूज नहीं किया, कोई और है, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब तो एक ही होगा। ठीक है चलो भाई स्टार्ट करें अभी, तो यहाँ पे ध्यान देना सब लोग।
support oppose the motion of the pendulum and dissipate its energy gradually. The pendulum is said to be the execute damp oscillation. कि अगर हम कोई भी ऑसिलेशन हो रहा है और इनिशियल में ही वैल्यू डिक्रीज हो रही है धीरे धीरे, तो हम उसे क्या बोलेंगे? डैम्प ऑसिलेशन. पहले से ही डिक्रीज हो रही. बाकी नॉर्मली कैसे होता है, सपोज कि आप गार्डन में जाते हो, ओके, और किसी में बैठते हो, चलो ठीक है, सीसो में या व्हाटएवर, तो चलो अभी आप बैठे हो उसमें, तो पहले क्या होगा, आप अपने पैर से फोर्स लगा रहे तो पहले इंक्रीज होगा, फिर धीरे 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 डिक्रीज होगा और फिर हो जाएगा स्टेडी. लेकिन इस केस में क्या होगा, पहले से डिक्रीज ही हो रहा है. ओके, तो भाई दो फोर्स अप्लाई हो रहा है. सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू माइनस के एक्स और दूसरा डैम्प फोर्स इक्वल टू माइनस बीवी. उसमें बी मतलब क्या? डैम्प कांस्टेंट. बी इक्वल टू मतलब क्या? डैम्प कांस्टेंट. ओके, तो भाई ये यहां पे माइनस के एक्स, यहां पे माइनस बीवी, बी की जगह पे डी एक्स बाई डी टी, और यहां पे एफ इक्वल टू एम ए की जगह पे डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल टी स्क्वायर. ठीक है, अब इन दोनों को मैं यहां पे ले जा रहा हूं. ओके, सबसे पहले पूरे इक्वेशन को हम m से डिवाइड कर रहे हैं. सो यहां पे डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल टी स्क्वायर. भाई सीक्वेंस के हिसाब से जाना है, पहले स्क्वायर फिर सिंगल फिर ऐसे. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर एक्स. क्योंकि के बाय एम मतलब क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर. तो पहले देख लो ध्यान से क्या लिखा वो समझ लो. इतना तो लिखना ही पड़ेगा. और उसके बाद पहले इतना देख लो. चलो, सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद डायग्राम, उसके ऊपर दो फोर्स अप्लाई हो रहे, जो रेगुलर में होता है वो माइनस के एक्स, और दूसरा डैम्प फोर्स. अब डैम्प फोर्स की फॉर्मूला क्या है? माइनस बीवी. कौन सी? माइनस बीवी. ओके, और यहाँ पे माइनस के एक्स, एफ इक्वल टू एफ एस प्लस के डी, एफ एस प्लस एफ डी. डी मतलब डैम्प फोर्स. ओके, तो यहाँ पे लिख दिया वी की जगह पे डी एक्स बाई डी टी, दोनों माइनस को उठा के यहाँ पे ले गए प्लस में. पूरे इक्वेशन को एम से डिवाइड किया, तो सीक्वेंस के हिसाब से सेट किया है. ओके, अभी के बाय एम को हम ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं. यहां तक कोई डाउट? श्योर? कंफर्म? देख लो भाई, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? ओके, तो उसके बाद अभी दो तीन मैं इक्वेशंस लिख रहा हूं. अब ये जो दो इक्वेशंस है ना, ये तो मैंने पूरी मेथड से आपको समझा दी कि भाई ये मेथड है, ये आंसर है. उसके अलावा भी एक दो इक्वेशन है जो उन लोगों ने डायरेक्ट लिखे हैं. उसका डेरिवेशन कहाँ पे आएगा? कॉलेज के सेकंड सेम में आएगा. तो अभी हमें करने की कुछ जरूरत नहीं है. 12th में भी नहीं आने वाला है, कॉलेज के फर्स्ट सेम में भी नहीं आ रहा है, सेकंड सेम में आने वाला है. तो अभी सिर्फ वो इक्वेशन ही याद रखना है और कुछ नहीं. ओके, एंड वन मोर डायग्राम भी है उसमें. ओके, तो सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं. आपको डायग्राम पर से पता चल जाएगा कि जब सबसे पहले हमने जो भी दिया उससे डिक्रीजिंग में ही जा रहा है, कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग है, तो क्या हुआ? डैम्प ऑसिलेशन. ओके, उसके अलावा एक डेफिनेशन लिखिए, सॉरी एक फॉर्मूला लिखिए ये वाली.
ओके, तो ये आपकी इक्वेशन। सर ये सब क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आप देख लो यहाँ पे कोई यूज नहीं है उसका। जो यूज होगा JEE नीट में या फिर एक न्यूमेरिकल है, वो पूरी अलग चीज है, मैं आपको वो डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो ये डायग्राम, उसके बाद ओमेगा डैश इक्वल टू k बाय m माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर ई इक्वल टू 1/2 ka स्क्वायर ई रेस टू ई फॉर एक्सपोनेंशियल भाई माइनस bt अपॉन m एंड x इक्वल टू a डॉट ई रेस टू माइनस bt अपॉन 2m cos ओमेगा डैश t प्लस 5। तो ये सब फॉर्मूला टेक्स्ट बुक के साथ में लिखी है, इसलिए हमें लिखनी पड़ेगी। ओके, तो ये जो ग्राफ है ना, उसे इंटरप्रिटेशन में कैसे ही उसकी वजह से ये सब लिखा है कि वो डिक्रीज होके कितना डिस्टेंस जाएगा, x डिस्टेंस जाएगा, उतनी एनर्जी ये हो जाएगी, ओमेगा डैश ये हो जाएगा। ओके, उसका कुछ करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है, नथिंग एल्स। ठीक है, डन। तो यहां पे आपका कंप्लीट हुआ डैम्प ऑसिलेशन। कंफर्म? देख लो एक बार जल्दी से। तो उसके बाद एक लास्ट टॉपिक कर देते हैं, तो फिर टॉपिक का नाम है फोर्स ऑसिलेशन। फोर्स ऑसिलेशन भाई, फोर्स ऑसिलेशन मतलब क्या भाई? जिसमें हमें एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यू रखना पड़ता है, एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यू रखना पड़ता है। ओके, जब आप सपोज गार्डन में जाते हैं और बैठते हैं, ओके, तो अपने पैर से फोर्स देते हैं, कंटिन्यू फोर्स देना पड़ता है, वरना थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा। ओके, तो फोर्स ऑसिलेशन मतलब क्या? हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, डन। तो उसका मतलब क्या? फोर्स ऑसिलेशन। अब ध्यान से, डैम्प ऑसिलेशन में टोटल कितने फोर्स थे? 2, माइनस kx माइनस bv। इसमें टोटल कितने फोर्स है? 3, माइनस kx माइनस bv एंड फोर्स ऑसिलेशन का फोर्स। तो फोर्स में पहले के 2 फोर्स तो अप्लाई होते ही हैं, और ये तीसरा फोर्स अप्लाई हुआ। पता है वो हमने पेंडुलम में डायग्राम ड्रॉ किया था, इसको भी फोर्स तो देना पड़ेगा ना ऐसे। तो यहाँ पे ये वाला फोर्स कौन सा था? कॉस ओमेगा टी। ये वाला साइन, और नीचे mg, तो ये कॉस कॉम्पोनेंट लिया है हमने यहाँ पे। उसके हिसाब से हमने क्या किया यहाँ पे? उसका कॉस कॉम्पोनेंट लिया। तो ये 3 फोर्स अप्लाई होंगे। सो एफ इक्वल टू डन भाई। इस माइनस को उठा के यहाँ पे ले रहे हैं हम, डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू एफ ओ कॉस ओमेगा टी। उसके बाद अभी जो इससे पहले किया ना, सेम टू सेम ये पूरे इक्वेशन को m से डिवाइड करेंगे, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा भाई? डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ पे k बाय एम एक्स, यहाँ पे एफ ओ अपॉन एम कॉस ओमेगा टी। ओके, और फिर k बाय एम की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर। सो ये भी इक्वेशन चलेगा और ये भी इक्वेशन चलेगा। और इसमें भी है बेबेला, उसके जैसा, जैसे मैंने बोला था ना कि कॉलेज के सेकंड सेम में यूज होगा, वो इसमें भी 2-3 क्वेश्चन दिए हैं ऐसे। लेकिन पहले ये लिख दो पूरा। सर ये सब क्या है? कुछ नहीं है,
नथिंग है, नथिंग। आप सिर्फ बस लिख दो ये, अदरवाइज कुछ है नहीं भाई। डन, देख लिया भाई, जल्दी से रिपीट कर रहा हूं दोबारा। ये हमारी टेक्स्ट बुक का लास्ट टॉपिक था। ओके, चैप्टर 14 सब टॉपिक कंप्लीट हो गया। फोर्स ऑसिलेशन, जिस ऑसिलेशन में हम फोर्स देते हैं पहले से और एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑसिलेशन। डैम्प ऑसिलेशन में 2 फोर्स थे, माइनस के एक्स एंड दूसरा डैम्प फोर्स। इसमें 3 है, माइनस के एक्स, डैम्प एंड फोर्स वाला तीसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसमें हमने एक्स वो ये वाला ओके cos थीटा वाला कॉम्पोनेंट लिया है, तो ये माइनस माइनस को उठा के यहाँ पे। उसके बाद तो आपको मेथड बताइए, पूरे इक्वेशन को m से डिवाइड करना है, सीक्वेंस में साइड करना है, फिर यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर। और ये दोनों एक्स्ट्रा, जिसका प्रूफ कहाँ पे आएगा? कॉलेज के सेकंड सेम में आएगा, या उस बाद में आएगा, उससे पहले तो कभी नहीं आने वाला है। समझ में आ रहा है? हेलो कृष्णा, श्योर श्योर। ओके, एक और चीज, अभी इसमें जैसे इससे पहले वाले में ग्राफ था, इसमें भी एक ग्राफ है। क्या है ग्राफ में? ये कि चलो पहले हमने एक फोर्स दिया, तो हमें उसको एक्सटर्नल फोर्स, जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स देंगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी। फिर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स बंद कर रहे हैं तो फिर धीरे 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 डिक्रीज हो रही। सो इंक्रीज मैक्सिमम डिक्रीज, इंक्रीज मैक्सिमम डिक्रीज, इंक्रीज मैक्सिमम डिक्रीज। तो ये था हमारा ग्राफ, किसके लिए? फोर्स के लिए। और डैम के लिए तो पता ही है, पहले से ही डिक्रीजिंग में था, यहाँ पे इंक्रीजिंग मैक्सिमम डिक्रीजिंग। समझ में आया? कंफर्म? तो अभी एक एग्जाम्पल बाकी, उसके बाद सिर्फ एक्सरसाइज पूरी बाकी है इस बार। ये पहला चैप्टर होगा जिसमें हमने एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन नहीं किया, नहीं। बाकी तो थियरी करने के साथ में हम साथ में एक्सरसाइज भी करते थे, है ना? ठीक है, तो अभी एक पूरी एक्सरसाइज सीक्वेंस में ही करेंगे, तो आपको नोट्स भी सीक्वेंस में मिलेगी। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो आज इतना रख रहे हैं। नेक्स्ट टाइम ओनली न्यूमेरिकल्स। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।